तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मॉडल्स। जब भी आपने कोई वेबसाइट बनाई होगी तो कुछ वार्निंग मैसेज या वैलिडेशन एरर्स या फिर कोई कंफर्मेशन बॉक्स जो ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट आता है वो यूज़ किया ही होगा। तो वही कुछ हम एंगुलर में कंपोनेंट के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि मॉडल्स होता क्या है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है मैंने, उसमें मैंने एक वर्ड लिख दिया और बिना सेव किए मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है मुझे। जब भी कोई यूज़र एक्शन परफॉर्म करता है और उसे हमें रोकना हो या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी हो तो हम वो मॉडल में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये मॉडल का बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे सेव, डोंट सेव या कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं डोंट सेव करूँगा तो जो भी चेंज मैंने किया है वो सेव होगा ही नहीं और वैसे ही क्लोज़ हो जाएगा। कैंसिल करूँगा तो जैसा पहले था वैसे ही होगा। तो मैं डोंट सेव करता हूँ तो ये क्लोज़ हो जाएगा और सारे चेंजेस डिलीट हो जाएंगे। तो कुछ यही मॉडल का काम होता है। तो अब यहाँ पे मैंने डेमो वेबसाइट बनाई है जिसमें मैंने कस्टम मॉडल्स यूज़ किए हैं। अगर आपने एंगुलर मटेरियल यूज़ किया होगा तो उसमें मॉडल नाम का कंपोनेंट आता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे, कोर एंगुलर यूज़ कर रहे हैं जो सारी चीज़ें हम मैनुअली करने वाले हैं। इसमें 4 टाइप के मॉडल्स बनाए हैं। एक है वार्निंग दिखाने के लिए, दूसरा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। अगर यूज़र से कोई कंफर्मेशन लेना है तो वो भी हम इस कंफर्मेशन मॉडल से ले सकते हैं। और अगर कुछ एरर दिखाना हो तो उसके लिए भी एक मॉडल बनाया है। अब वार्निंग के इसमें फर्स्ट नेम मैंने समझ लो डाल दिया, लेकिन समझ लो लास्ट नेम मैंने एम्प्टी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें यूज़र को बताना है कि लास्ट नेम एम्प्टी है। तो उसके लिए ऐसे क्लिक करूँगा तो चेक करेगा लास्ट नेम एम्प्टी है कि नहीं। अगर है तो ये वार्निंग का मॉडल दिखा दिया, योर लास्ट नेम इज़ एम्प्टी। अब इसके बाद यूज़र ओके क्लिक करे या कैंसिल क्लिक करे कुछ होगा नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी बैकएंड में। ओके कर दिया तो रिस्पांस हमारे पास ओके आ जाएगा और कैंसिल कर दिया तो कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र ने जो बटन पे क्लिक किया वो भी हमारे पास आ जाएगा रिस्पांस में। को यूज़ करके हम आगे की कोडिंग जो भी लॉजिक होगा हमारा वो लिख सकते हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमने आर्टिकल वगैरह पब्लिश किया है उसकी मोर इन्फॉर्मेशन दिखानी हो तो लिंक डाल के हम सीधा उस पर क्लिक करेंगे तो नया मॉडल खुलेगा जहाँ पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो ओके क्लिक किया तो ओके रिस्पांस। अब यूज़र से कुछ कंफर्मेशन लेना हो तो वो भी हम इस मॉडल से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया ईमेल आईडी और कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ। मुझे कंफर्मेशन लेना है यूज़र से कि ये ईमेल आईडी जो है वो पर्सनल ईमेल आईडी है या वर्किंग ईमेल आईडी ऑफिस का। तो वो यहाँ से हम ले सकते हैं कंफर्मेशन बॉक्स। यहाँ पे येस, नो और कैंसिल आएगा। इज़ दिस योर वर्किंग ईमेल? येस कर दिया तो रिस्पांस येस आएगा। तो इसके हिसाब से हम लॉजिक हमारा लिख सकते हैं कि अगर येस क्लिक किया तो क्या करने का है और नो क्लिक किया तो क्या करने का है। अब कुछ केस में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह यूज़र ने डाल दिया तो हमें यूज़र को रोकना है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो उसके लिए एरर का मॉडल भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समझ लो मैंने कोई इनवैलिड एज डाल दिया, एरर बॉक्स डिस्प्ले कर देंगे कि प्लीज़ एंटर वैलिड एज के यूज़र दबाएगा। उसके बाद यूज़र वैलिड एज डालेगा और वापस बटन पे क्लिक करेगा तो सेव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 4 मॉडल बनाए हैं, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो वीडियो को चालू करेंगे। तो ये फोल्डर से मैं CMD खोल देता हूँ, NG न्यू कस्टम मॉडल्स बोल के एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। राउटिंग यस, CSS। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लेगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर ये git ignore नाम की फ़ाइल डिलीट कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको विजुअल स्टूडियो कोड में हम खोल देंगे। तो देखिए अब जो हमारा मॉडल का सर्विस होने वाला है वो बस हम कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा एप्लीकेशन बड़ा है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और हर एक में हमें उसे इंजेक्ट भी करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम एक कंपोनेंट इसके अंदर नहीं बनाएंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे एंगुलर की कस्टम मॉडल्स बोल के, और उसके अंदर हम वो कस्टम मॉडल्स का कंपोनेंट और सर्विस जो है वो हम क्रिएट करेंगे और जहाँ पे भी हमें वो चाहिए वो लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं एक लाइब्रेरी बना देता हूँ। तो ये NG जनरेट लाइब्रेरी मॉडल्स, तो ये कमांड है इसकी, वो मैंने रन कर दिया है। तो ये लाइब्रेरी क्रिएट हो रही है, क्रिएट हो भी गई लाइब्रेरी। यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है जिसके अंदर मॉडल्स जो लाइब्रेरी है वो बन जाएगी। हमने मॉडल्स नाम दिया लाइब्रेरी का। उसके अंदर ये पैकेजेस होंगे, उसके अंदर ये .json फाइल्स होंगे। पैकेज.json फाइल में अगर हम जाए तो जो डिपेंडेंसी है एंगुलर कॉमन प्रोजेक्ट पे वो ऐड हो चुकी है और इस लाइब्रेरी का नाम भी ऐड आ गया है। src फोल्डर में जाएंगे तो एक फ़ाइल दिखेगी हमें public api.ts में। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये कमेंटेड कोड निकाल देता हूँ मैं।
तो इस फाइल के अंदर वो सारी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करेंगे जो चीज़ें हमें बाहर के कंपोनेंट्स में यूज़ करनी है। और अगर हम कोई एडिशनल चीज़ इसमें डालेंगे जैसे कि कोई enum वगैरह हम डालने वाले, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बाहर यूज़ नहीं होगा। अब इसके अंदर एक lib नाम का फ़ोल्डर बन चुका है और इसके अंदर सारी फाइल्स हैं हमारी। तो ये मॉडल्स का मॉड्यूल फाइल है, मॉडल्स कंपोनेंट को रजिस्टर करेगा, मॉडल का एक कंपोनेंट फाइल है। अब ये जो फाइल है ये इसके अंदर इन्होंने HTML यहीं पे डाला है, हम बाद में इसे खुद की फ़ाइल बनाकर भी कर देंगे। और फिर मॉडल की एक सर्विस फाइल भी है जिसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट का। और फिर ये टेस्टिंग के 2 फाइल्स भी बन चुके हैं। तो ये कुछ लाइब्रेरी में इन्होंने चेंजेस किया। और अगर हम यहाँ पे angular.json नाम की फ़ाइल में आए तो ये कस्टम मॉडल्स हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया और फिर मॉडल्स जो है वो लाइब्रेरी का भी सेक्शन इसमें ऐड हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखें तो प्रोजेक्ट का जो रूट है वो मॉडल्स नाम का फ़ोल्डर है और बाकी की सारी कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। तो ये कुछ नया लाइब्रेरी बनाने के बाद आ गया है। अब हमारे पास कंपोनेंट रेडी है ऑलरेडी, lib मॉडल्स बोल के। ये कंपोनेंट मैं app.html में ऑलरेडी यूज़ करके देखता हूँ। ये जो लॉजिक इन्होंने ऑलरेडी लिखा होता है उसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँ तो देखिए lib मॉडल्स मुझे रेकमेंड में भी नहीं आ रहा है क्योंकि app.modules में हमने उसे इंपोर्ट ही नहीं किया। तो अभी इंपोर्ट्स में जाऊँगा मैं app.module में, यहाँ पे जाके मॉडल्स मॉड्यूल ही इंपोर्ट कर दूँगा मैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट कर सकते हैं लेकिन मॉड्यूल करेंगे तो उसके अंदर जो भी है वो सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे lib मॉडल्स आ गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ng सर्व। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉडल वर्क्स बोल के आ रहा है, यानी कि जो मॉडल हमने क्रिएट किया था वो हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स की फ़ाइल बनाई है इन्होंने सब कुछ इसी में लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे सेपरेट फ़ाइल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ modelscomponent.html, modelscomponent.css। अब ये दोनों फाइल हमें यहाँ पे लिंक भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए टेम्पलेट में यूज़ करेंगे, टेम्पलेट URL। तो देखिए टेम्पलेट URL में मैंने फ़ाइल का नाम डाल दिया तो ये फ़ाइल लिंक हो जाएगी। अब स्टाइल्स में अब ये जो है एरे लेता है ताकि अलग अलग स्टाइल्स भी ले पाए। modelscomponent.css डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो आउटपुट में भी ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ एक हेडिंग, वो यहाँ पे आ गया तो हमारा फाइल भी बन चुका है। यानी कि अब जो सेटअप है हमारा पूरा रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ वेबसाइट का। तो हेडर डालता हूँ मैं मॉडल्स बोल के, फुटर भी डाल देता हूँ। अब फुटर में मैं मेरा ही नाम डाल देता हूँ और इनके बीच में आएगा मेन कंटेंट। अब देखिए हेडर और फुटर दोनों की हाइट मैंने 50 पिक्सल रख दी और डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर और फिर थोड़ी पैडिंग देके एक शैडो भी डाल दिया। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इसके पीछे शैडो आ गई है। अब मेन जो कंटेंट है इसकी हाइट हमें पूरे पेज के बराबर करनी है। अब मेन का जो टैग है उसमें पैडिंग डाल दूंगा मैं और हाइट जो है देखिए कैल्क 100 व्यू हाइट, यानी कि जो पूरे पेज की हाइट है वो -100 पिक्सल। अब 100 मतलब हेडर और फुटर दोनों 50 पिक्सल के, तो उनको छोड़ के जो हाइट बचती है वो मेन कंटेंट को दे दो। अब देखिए ये ऐसा नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने बाय जो डिफ़ॉल्ट HTML की पैडिंग वगैरह आती है उसको हमने हटाया ही नहीं। तो styles.css में जाएंगे और यहाँ से हम सारी चीज़ें हटा देंगे। तो ये जो डिफ़ॉल्टिंग का लॉजिक होता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स की मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और एक बॉडी का जो टैग है यानी कि पेरेंट टैग का फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस कर देंगे। तो अब देखिए बराबर डिस्प्ले हो गया, फुटर बराबर नीचे आ गया, मॉडल्स हेडर यहाँ पे और कंटेंट जो है यहाँ पे दिख रहा है। इसका फॉन्ट साइज़ अभी छोटा दिख रहा है, उसको हम बाद में बड़ा कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं फुटर का जो CSS है वो लगा देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया है और बॉक्स साइज़ जो है वो पहले देखिए हमने दोनों को 5 पिक्सल दिया था तो वो क्या हो रहा था, फुटर का नीचे शैडो जा रहा था, लेकिन हमें उसको ऊपर चाहिए तो इसलिए -5 कर दिया बस, और कुछ नहीं। तो कुछ ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। अब जो कंटेंट हमारा दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर तो हम जो हमारा वेबसाइट का लॉजिक होगा, डिज़ाइनिंग मॉडल्स वगैरह जो भी होंगे वो सब वहाँ पे लिखे जाएंगे, लेकिन मॉडल जो है वो डिस्प्ले कहाँ पे करना है। अब जो मॉडल हमारा है पूरे एप्लीकेशन में हम एक ही मॉडल यूज़ करने वाले, तो हम वो वेबसाइट के सबसे टॉप लेवल में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसको लिब मॉडल्स बोल के। तो यहाँ पे वो मॉडल्स गया, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये ऐसे दिखेगा तो सही नहीं है, तो अब ये जो मॉडल यहाँ पे दिख रहा है हमें ये इसके बीच में चाहिए और वेबसाइट का जो भी कंटेंट है उसके ऊपर चाहिए।
तो उसे हमें CSS लगाकर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको सेंटर में लाता हूँ और बाद में हम मॉडल का स्पेसिफिक डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम होस्ट का जो एंगुलर में सिलेक्टर आता है जिससे कि ये पूरा पेरेंट कंपोनेंट पे CSS लग जाता है, वो यूज़ करेंगे। और होस्ट को मैं डिस्प्ले ग्रिड करके प्लेस आइटम सेंटर, तो सेव किया तो ये देखिए सेंटर में आ गया। अब ये ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी हाइट जो है वो इतनी है, तो हमें पहले इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा और हाइट विड्थ जो है वो पूरे स्क्रीन के बराबर, तो स्क्रीन के बराबर सेंटर में आ जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0, यानी कि ये अब यहाँ पे आ जाएगा इस। तो अब देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट करने की वजह से क्या हो गया, जो ये कंटेंट इसके नीचे दिख रहा था अब वो पहले जैसा दिखने लग गया और ये जो पूरा एलिमेंट ट्री होता है HTML का उसके बाहर आ गया। अब ये इंडिविजुअल दिखेगा हमें और पूरे पेज भले ही हमारा यहाँ पे स्क्रॉल बार वगैरह आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटर में ही दिखेगा। और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा कर देता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा डार्क दिखेगा। आपने बहुत बार देखा होगा जब मॉडल आता है तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो अब जो हमारा मॉडल्स का कंपोनेंट है इसके अंदर इसका कंटेंट डालेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सेक्शन बना दिया है जो कि मॉडल्स होगा, जिस पे मॉडल्स का क्लास डाल देंगे। तो जो भी मॉडल्स डिस्प्ले होने वाले हैं वो इसी सेक्शन के अंदर होंगे और हर एक मॉडल का एक हेडर होगा जहाँ पे कैंसिल का बटन वगैरह होगा। फिर कंटेंट होगा जिसमें हम जो मैसेज डिस्प्ले करना है या जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है यूज़र को वो इस कंटेंट के अंदर होगी। और फुटर में जो बटन्स हमें दिखेंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब देखिए ये डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सेंटर में तो आपको एक साथ दिखेगा नहीं, ये जो कोड एडिटर है बीच में आ जाएगा। इसीलिए मैंने टेम्पररी इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके स्टार्ट कर दिया ताकि ये यहाँ पे दिखेगा और मैं पैरेलली इसकी कोडिंग करके आपको दिखा भी सकूँ। और इसमें HTML में देखिए मैंने कंटेंट डाल दिया इसमें थोड़ा, जो CSS लगाने में आसानी होगी। अब यहाँ पे हमें कुछ मॉडल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले तो मॉडल की बैकग्राउंड वाइट कर देंगे। उसके बाद मिन विड्थ जो है वो 500 पिक्सल, यानी कि कम से कम ये 500 पिक्सल तो होगा, इतना ज़रूर होगा, कम से कम इधर तक तो होगा। इसके बाद में जितना होगा वो होगा, लेकिन कितना भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम मैक्स विड्थ भी लगा देंगे 1000 पिक्सल। तो इसकी विड्थ जो है वो 500 से लेके 1000 के बीच में जाती रहेगी। फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 रैम, थोड़ा बड़ा कर देंगे फ़ॉन्ट। बॉर्डर रेडियस भी डाल देता हूँ 0.3 रैम। फिर बॉटम में थोड़ी पैडिंग। उसके बाद जो बॉक्स की एक बॉक्स शैडो डाल देंगे ताकि पीछे कुछ इस तरीके से शैडो भी दिख सके। अब इसके अंदर जो हेडर है हमें उसको भी स्टाइल करना है। अब हेडर को डिज़ाइन करने के लिए मैं पहले हेडर का जो एक्चुअल कंटेंट है वो भी डाल देता हूँ। हेडर के अंदर सबसे पहले होगा इसका जो टाइप है वो आएगा, यानी कि यहाँ पे मैं अभी के लिए वार्निंग डाल देता हूँ। वार्निंग मॉडल होगा तो वार्निंग आएगा, इन्फॉर्मेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्लोज करने के लिए एक बटन भी होगा, तो अभी के लिए मैं सिर्फ बटन X कर देता हूँ। तो इसको हमें स्टाइल करना है। तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की वजह से दोनों चीज़ें एक्सट्रीम एंड में जाएंगी, लेकिन ये ऐसे चिपक के आ रहा है, वो नहीं चाहिए हमें। तो इसको मैं पैडिंग भी डाल देता हूँ। तो पैडिंग डाल दिया तो इसके लेफ़्ट में थोड़ी सी पैडिंग आ गई। इसकी हाइट जो है मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर और नीचे थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अब जो हेडर के अंदर जो ये लिखा है हमने टाइप, इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ तो ताकि ऐसे टाइटल के जैसा लगे। अब उसके बाद जो ये बटन हमने बनाया था इसको हमें स्टाइल करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसकी भी बढ़ा देता हूँ और इसको स्क्वायर रखना है, इसीलिए विड्थ हाइट 40 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। अब इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो हटाना है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर आ जाता है, तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा और बॉर्डर 0, तो ये निकल जाएगा। और इस पे जब होवर करेंगे तो पॉइंटर होना चाहिए, इसीलिए कर्सर पॉइंटर। अब देखिए पॉइंटर हो जाएगा। अब बटन के ऊपर होवर करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इसीलिए होवर करने के बाद RGBA ओपेसिटी थोड़ी कम कर दी मैंने, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे जूम करके देखिए तो यहाँ पे देखिए ये कर्व जो है वो ठीक से दिख नहीं रहा है, क्योंकि बटन का जो पूरा पेरेंट एलिमेंट है उसको हमने बॉर्डर रेडियस लगाया था, इसीलिए बटन का जो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस है वो 0.3 रख देता हूँ। और फिर जो हेडर था उसमें भी टॉप राइट जो है वो 0.3 रैम कर देंगे, तो अब बराबर दिख रहा है। अब इसके बाद जो कंटेंट है उसको हमें स्टाइल करना है। कंटेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही स्टाइल है, मार्जिन 1 रैम, ताकि इसमें जो मार्जिन है इस टोटल चारों तरफ 1 रैम आ जाएगी। एक कंटेंट डाल दिया तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर मैं इसको कॉपी करके वापस पेस्ट कर दूँ तो ये देखिए ये बढ़ गया, क्योंकि हमने इसमें मिन विड्थ लगाई थी। अब इसके बाद वापस कर दूँ तो ये
बढ़ेगा नहीं, ये नीचे आएगा क्योंकि 1000 पिक्सल तक जाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो कुछ इसीलिए मैंने इसमें मिन विड्थ और मैक्स विड्थ लगाया था ताकि थोड़ा तो बढ़ सके। तो अभी ये टेम्परेरी टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब फुटर के अंदर हमें बटन्स वगैरह भी डालने हैं। तो ये देखिए फुटर के अंदर मैंने 4 बटन डाल दिए। जितने भी बटन्स होने वाले ओके, येस, नो और कैंसिल, और कंडीशन के हिसाब से जो भी टाइप सिलेक्टेड है उसके हिसाब से हम वो डिस्प्ले करेंगे। तो अभी के लिए चारों बटन्स ऐड कर दिए। अब इसकी जल्दी से स्टाइल करता हूँ मैं। पहले तो वो बटन्स हमें लास्ट एंड में दिखाना है, इसीलिए डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट्स, फ्लेक्स एंड। उसके बाद जो बटन से उनकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दी, उसको बोल्ड कर दिया और बैकग्राउंड इसका वाइट कर देंगे। अब ये बाकी का जो डिफ़ॉल्टिंग आता है वो चेंज कर देंगे। तो बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे। फिर इसमें पैडिंग डाल देंगे 0.4 रेम और लेफ़्ट राइट, और टॉप बॉटम 0.8, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और फिर इसमें कर्सर पॉइंटर कर देंगे ताकि होवर करने के बाद पॉइंटर हो, और बॉर्डर रेडियस भी डाल देंगे 0.3 रेम। अब सेव करेंगे और मार्जिन राइट डाल दिया है ताकि थोड़ा सा इनके बीच में गैप आ सके। अब ये देखिए नीचे इसे चिपक के आ रहा है, तो वो भी हमें पैडिंग डालना पड़ेगा इस पूरे फुटर पे। तो ये जो मॉडल्स नाम का हमने क्लास बनाया था उसके नीचे मैं पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग बॉटम 0.5 एम। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब ये बराबर दिख रहा है सब, लेकिन ये होवर करने के बाद इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो फुटर के अंदर जो बटन से इसको होवर किया तो इसका ट्रांजिशन स्केल 1.1 यानी कि थोड़ा सा ऐसा साइज़ में बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि हमने होवर किया है, और फिर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा CSS था। तो अब जो app.html में जो सिर्फ कंटेंट डाला था, यहाँ पे मैं 4 बटन डाल देता हूँ। अब देखिए ये जो हमारा डेमो वेबसाइट था, ये सब चीज़ें तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सब डेमो दिखाने के लिए किया था मैंने। बस 4 बटन डालेंगे, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन का, और उसे क्लिक किया तो वार्निंग बॉक्स दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेन के अंदर मैंने 4 बटन डाल दिया है, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन और एरर। और उसके बाद CSS में देखिए बस बेसिक स्टाइलिंग किया है, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर वाइट, कर्सर पॉइंटर, पैडिंग डाल दिया और एक मार्जिन राइट ताकि इसके बीच में गैप है। और फिर होवर करने के बाद इसमें एक बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा जिसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, ब्लैक कलर होगा उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने एक फंक्शन बना दिया है कि वार्निंग का क्लिक करेंगे तो वार्निंग क्लिक, इन्फॉर्मेशन क्लिक, और ये 4 फंक्शंस, और टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में ये 4 एम्प्टी फंक्शंस बना दिए। तो इधर तक तो ख़त्म हो गया। अब जो हमने मॉडल का कंपोनेंट बनाया है, जब वार्निंग पे क्लिक करूँगा तो वो वार्निंग का मॉडल दिखना चाहिए। अब प्रोसेस किस तरीके से होगा कि हमारे पास एक सर्विस होगी जिसका नाम होगा मॉडल सर्विस। अब मॉडल सर्विस जो है वो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर देंगे, और उसके अंदर एक फंक्शन होगा डिस्प्ले वार्निंग बॉक्स या फिर शो वार्निंग बोल के। अगर इन्फॉर्मेशन का मॉडल दिखाना है तो शो इन्फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन दिखाना है तो शो कन्फर्मेशन। तो बस ये बस एक फंक्शन कॉल करना है हमें, और बाकी मॉडल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उस पर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही वो डिलीट भी हो जाएगा वहाँ से। तो मुझे बस कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना है और फंक्शन कॉल करना है, यही 2 चीज़ें मुझे करना है। तो उसके लिए मैं प्रोसेस किस तरीके से कर रहा हूँ कि हमारी जो सर्विस की टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, ये जो बनी हुई थी मॉडल सर्विस, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई थी, इसके अंदर मैं एक सब्जेक्ट बनाऊँगा जिसे हम सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो सर्विस कॉल होगी उसके अंदर हम मैसेज भेजेंगे कि वार्निंग का मैसेज डिस्प्ले करो, वार्निंग बोल के मैसेज भेजेंगे। अब उसे हमारा जो मॉडल कंपोनेंट है वो सब्सक्राइब करके रखेगा। तो जैसे ही हम उसमें मैसेज भेजेंगे तो कंपोनेंट में वो आ जाएगा क्योंकि उसने सब्सक्राइब किया हुआ है, और वहाँ से हम उसकी जो मॉडल के कंपोनेंट की CSS प्रॉपर्टी है डिस्प्ले बोल के, उसे हम विजिबल कर देंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट वो इनविजिबल होगी। तो कुछ इस तरीके से उसका प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए मॉडल रिक्वेस्ट बोल के मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो कि होगा सब्जेक्ट। अब इसका टाइप जो है ये मॉडल मेटा डेटा होगा। अब ये क्या है, ये हमारा खुद का क्लास है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट हमें बनाना है उसमें हम जो वैल्यू भेजने वाले वो एक स्ट्रिंग नहीं होने वाली, उसमें मॉडल का टाइप भी होगा जो कि वार्निंग है या इन्फॉर्मेशन है या कन्फर्मेशन, और उसके साथ जो मैसेज डिस्प्ले करना है वो तो 2 चीज़ें डिस्प्ले करना है, इसीलिए मैं वो इस क्लास में बनाऊँगा। तो अब ये क्लास के लिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ कि अब इस फाइल के अंदर वो मैं मॉडल का मेटा डेटा क्लास बना देता हूँ। तो ये देखिए मॉडल मेटा डेटा का एक इंटरफेस बना दिया जिसमें पहला होगा टाइप जो कि मॉडल टाइप होगा, इसका एक इनम होगा जो अभी हम बनाएंगे, फिर होगा हमारा कंटेंट जो कि एक स्ट्रिंग होगा बेसिक। तो अब ये मॉडल टाइप का इनम बना देता हूँ।
अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये मॉडल टाइप होगा वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन और एरर। तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट कर दिया। कंस्ट्रक्टर में ये सर्विस आएगी, इंपोर्ट कर लिया, इंजेक्ट कर दिया। अब मॉडल सर्विस में मॉडल रिक्वेस्ट होगा, इसको हम सब्सक्राइब कर देंगे। और इसके अंदर देखिए रिस्पॉन्स में हमारे पास मॉडल मेटा डेटा आ जाएगा, जो कि हमने भेजा होगा जिधर से भी हमें मॉडल डिस्प्ले करना है वहाँ से। तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हम बाकी का जो लॉजिक हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो ये सब्सक्राइब करने का काम तो यहाँ पे हो गया। अब जब भी मॉडल में टाइप आ जाएगा तो HTML फाइल में देखिए हमने टाइप यहाँ पे हार्ड कोड किया है, तो वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे टाइप बोल के, जो कि करंट टाइप जो भी सिलेक्टेड है वो स्टोर करेगा, जो कि स्ट्रिंग या फिर नल होगा। अब जब भी हमारे पास कोई नई वैल्यू आ जाएगी तो टाइप का हम वैल्यू सेट करेंगे रिस्पॉन्स के अंदर जो टाइप है वो। लेकिन ये देखिए टाइप का एरर देगा, क्योंकि ये हमारा enum का टाइप है मॉडल टाइप बोल के, और ये है स्ट्रिंग। तो हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइप स्क्रिप्ट में मॉडल, तो टाइप स्क्रिप्ट में जो enum टाइप होता है उसे हम एरे के हिसाब से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एरे इंडेक्स की जगह पे हम टाइप का वेरिएबल डाल देंगे। तो समझ लो ये टाइप में वार्निंग है। अब वार्निंग 0th इंडेक्स पे, तो 0th इंडेक्स वाला आइटम जो है वो कॉल होगा और उसकी स्ट्रिंग में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 गया, स्ट्रिंग में वार्निंग आ गई और वो वार्निंग यहाँ पे स्टोर हो गई। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में स्टोर होगा। और यही टाइप का वेरिएबल जो है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे टाइप। अब दूसरा वेरिएबल बनाएंगे कंटेंट का, ताकि कंटेंट भी डिस्प्ले हो सके। इस कंटेंट की जगह पे वो डिस्प्ले होगा। ऑलरेडी जो मॉडल का जो कंपोनेंट है वो हमारा हिडन होने वाला है, दिखेगा नहीं। तो जैसे ही हमें मैसेज आ जाएगा हमें उसकी CSS की प्रॉपर्टी भी विजिबल करनी है। तो उसके लिए हमें, और वो CSS यहाँ से ही चेंज करना है हमें टाइप स्क्रिप्ट से। तो इसीलिए एंगुलर में कंसेप्ट होता है होस्ट बाइंडिंग बोल के। तो होस्ट का मतलब होता है कि जो अभी हमारा पेरेंट एलिमेंट है वो, अभी ये मॉडल्स का कंपोनेंट है तो होस्ट जो है वो मॉडल कंपोनेंट है। तो होस्ट बाइंडिंग मतलब जो भी CSS इस पूरे एलिमेंट के ऊपर लगने वाली है, हम उसे टाइप स्क्रिप्ट से कंट्रोल कर पाएंगे। अब वो CSS का कौन सा पार्ट मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्लास। अब ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो CSS का क्लास माना जाएगा, और एंगुलर का जो फ्रेमवर्क है वो इस मॉडल्स कंपोनेंट के ऊपर वो क्लास डायनामिकली इंसर्ट कर देगा। अब वो कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे ही हमारे पास नया मैसेज आएगा तो ये जो होस्ट क्लास है इसमें हम नया वैल्यू डाल देंगे। अब इसे सेव कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे हम वार्निंग पे क्लिक करेंगे तो जो सब्जेक्ट हमने बनाया था उसमें मैसेज भेजना है, ताकि जिसने भी उसे सब्सक्राइब करके रखा है वहाँ पे वो आए। तो उसके लिए हमें वो सर्विस भी यहाँ पे इंजेक्ट करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही तो मैंने यहाँ पे मॉडल सर्विस इंजेक्ट कर लिया है और इसे प्राइवेट कर दिया। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस सर्विस के अंदर जो हमारा रिक्वेस्ट नाम का सब्जेक्ट था इसमें हम नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट करके। अब वो होगा हमारा मॉडल मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट। इसमें टाइप जो है वो वार्निंग जाएगा और कंटेंट जो है ये आर यू श्योर ये मैसेज जाएगा। अब सेव करता हूँ। अब जैसे ही क्लिक होगा तो इस पे आ जाएगा। तो पहले मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो मॉडल का कंपोनेंट है इसकी जो CSS प्रॉपर्टी है बाय डिफ़ॉल्ट हम डिस्प्ले नन करेंगे, ताकि ये दिखेगा ही नहीं। अब जैसे ही मैं वार्निंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल्स का कंपोनेंट था इस पे वो क्लास ऐड हो जाएगा। ये देखिए क्लास ऐड हो गया डिस्प्ले। ये ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे होस्ट बाइंडिंग डाल दिया था। तो अब हमने क्लास सेट कर दिया डिस्प्ले। लेकिन जब डिस्प्ले का क्लास होगा तो हमें विजिबल भी करना है, तो वो CSS में हम लिख देंगे। यहाँ पे जब भी होस्ट पे डिस्प्ले का क्लास लग जाएगा तो डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे। अब वापस देखता हूँ, वार्निंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये डिस्प्ले हो गया। अब कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो वो जाना भी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइप जो है वो वार्निंग दिख रहा है और कंटेंट जो हमने सेंड किया था वो दिख रहा है आर यू श्योर। तो इधर तक तो काम चल रहा है बराबर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर जब भी हमने कॉल किया है वार्निंग क्लिक से तो हमें बार बार ये सब इसके अंदर हमें वैल्यू सेंड करनी पड़ेगी, और वो भी ये मैसेज का टाइप बार बार सेंड करना पड़ेगा। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में समझ लो 100 कंपोनेंट है और हमें 300-400 बार वार्निंग मैसेज दिखाने का है अलग अलग कंडीशन में।
तो क्या हर बार थोड़ी ना हम ये सब करते बैठने वाले। तो इसीलिए हम मॉडल सर्विस में एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे शो वार्निंग बोल के। तो मॉडल सर्विस पे ये देखिए एक बेसिक फंक्शन बना दिया है शो मॉडल बोल के। ये क्या करेगा, एक मॉडल मेटा डेटा लेगा और इसके अंदर नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज देगा। तो हमें अब इसके भी ऊपर एक मेथड लिखूँगा मैं वार्निंग बोल के। अब ये सिर्फ मैसेज इनपुट लेगा और इंटरनली शो मॉडल कॉल कर देगा। अब शो वार्निंग है तो टाइप जो है वो वार्निंग ही होगा और कंटेंट जो है जो हमने डाल दिया वो होगा। तो कुछ इस तरीके से ये कॉल होगा। अब इसी तरीके से मैंने बाकी के 3 फंक्शंस भी बना दिए, शो इन्फॉर्मेशन, शो एरर और कन्फर्मेशन। तो अभी हमें सिर्फ स्ट्रिंग में जो मैसेज है वो सेंड करना है, बाकी सारी चीज़ें ये अपने आप ही कर लेगा। तो ये सेव कर दिया और ऐप डॉट कंपोनेंट में अब इतना सब करने के अलावा हमें सिर्फ आर यू श्योर इतना ही सेंड करना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं देखता हूँ सेव करके कि चल रहा है कि नहीं वार्निंग आर यू श्योर। अब इसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी कर लेंगे। ये बाकी के फंक्शन में भी कॉल डाल देता हूँ मैं। अब ये जो शो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर मैंने ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट डाला था वो है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि /n यानी कि न्यू लाइन पे भी कंटेंट दिखाना है हमें। तो बस अगर मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँ तो ये न्यू लाइन पे जाने नहीं वाला, क्योंकि स्ट्रिंग जब HTML में डिस्प्ले होती है तो एस्केप कैरेक्टर्स डिस्प्ले नहीं होते। क्यों? क्योंकि HTML में एस्केप कैरेक्टर्स BR लाइन के हिसाब से डिस्प्ले होंगे, यानी कि BR का टैग अगर हम डालेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि कंटेंट के अंदर जो /n है उसे हमें BR टैग से रिप्लेस करना है। तो जब भी हम मॉडल के कंपोनेंट में आएंगे यहाँ पे हमें वो मैसेज आ जाएगा जो भी हमने इंसर्ट किया। तो यहीं पे हम कंटेंट को जो हम सेट कर रहे हैं इसको बस रिप्लेस कर देंगे। तो अभी जो मैं डायरेक्ट कंटेंट को सेट कर रहा हूँ उसकी जगह पे रिप्लेस ऑल /n विथ BR टैग, और जो इसका हम HTML सेट कर रहे हैं हम डायरेक्ट इसमें कंटेंट के हिसाब से डाल रहे हैं, इसको मैं नहीं डालूँगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है इनर HTML बोल के, तो उसमें हम कंटेंट डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसका इनर HTML जो है वो कंटेंट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो सेट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो HTML के टैग हम डालेंगे वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अभी मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए /n जो है वो BR टैग से रिप्लेस हो गए और वो इनर HTML में डाला था इसीलिए BR टैग रिकॉग्नाइज हुआ और वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैंने बाकी के कन्फर्मेशन में भी ये एक मैसेज डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि मैं कौन से भी मॉडल डिस्प्ले कर रहा हूँ लेकिन बटन्स जो है वो चारों दिख रहे हैं। तो एक गेटर फंक्शन जो है वो सिर्फ वैल्यू येस या नो यानी कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो शो ओके जो है गेटर फंक्शन वो ओके बटन शो करना है कि नहीं बताएगा। अब ओके बटन कौन से टाइप के लिए होगा, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन या फिर एरर। कन्फर्मेशन में ओके बटन नहीं होता, तो कन्फर्मेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में ये होगा। तो इफ़ टाइप इज़ इक्वल टू वार्निंग, अगर जो हमने टाइप सिलेक्ट किया है वो वार्निंग है या फिर इन्फॉर्मेशन है या फिर एरर है, तीनों में से कोई हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दो और ओके बटन शो हो जाएगा। ये शो यस, नो और कैंसिल भी। अगर यस कब करना है, कन्फर्मेशन के लिए, और नो के लिए देखिए मैंने वापस चेक नहीं लगाया, बस यस जब भी शो होगा तब नो भी शो होने वाला है, इसीलिए दोनों का सेम ही है। और कैंसिल का बटन भी उसी केस में है कन्फर्मेशन में, तो वहाँ पे भी मैंने शो यस ही किया है। अब इसको मुझे HTML में यूज़ करना है, शो ओके, शो यस, नो और कैंसिल। अब इसको सेव करता हूँ। अभी कन्फर्मेशन में जाऊँगा तो अब कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ngIf जो है वो हमने इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल में होता है और वो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। तो मॉड्यूल्स की फाइल में जाऊँगा और इंपोर्ट्स में कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। अब मैं अगर कन्फर्मेशन पे जाऊँ तो सिर्फ येस, नो और कैंसिल दिखेगा। वार्निंग पे जाऊँ तो सिर्फ ओके दिखेगा। इनका जो कलर है वो भी चेंज करना है। तो वार्निंग के लिए येलो कलर होगा और इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लू, कन्फर्मेशन के लिए मैंने ऑरेंज सेट किया है और एरर के लिए रेड सिलेक्ट किया है। इसी पे जो क्लास हमने लगाया है बस इस क्लास के ऊपर और एक क्लास अपेंड कर देंगे हम। अगर वार्निंग हुआ तो वार्निंग का क्लास जिसमें हम बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर देंगे। तो यहीं पे मैं नीचे एक स्विच स्टेटमेंट डाल देता हूँ। टाइप चेक करेंगे हम और एक एक टाइप अब ऐसे मैं सीधा कॉपी कर देता हूँ कोड। अब अगर मॉडल टाइप वार्निंग हुआ तो जो होस्ट क्लास था उसमें बस वार्निंग का क्लास अपेंड कर दो।
लेकिन जब भी हम CSS में क्लास अपेंड करते हैं तो बीच में गैप होता है, तो वार्निंग के बाद दूसरा क्लास आएगा, उसके बाद तीसरा क्लास, ऐसा गैप देने के बाद तो जो होस्ट क्लास है मैं इसके ऊपर ये गैप लगा देता हूँ ताकि इसके बाद जो भी अपेंड होगा उस पर गैप बीच में आ ही जाएगा। ये अब देखिए यहाँ पे होस्ट के ऊपर अगर वार्निंग क्लास हुआ तो उसके अंदर जो हेडर है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसका बैकग्राउंड कलर ये ऑरेंज डाल देंगे। ये कलर कोड आप देख लीजिए ऑरेंज का। अगर होस्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन क्लास है तो हेडर को सिलेक्ट करो और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। अब मैं देखता हूँ वार्निंग पे क्लिक कर दिया तो येलो आ गया, इन्फॉर्मेशन पे ब्लू, कन्फर्मेशन पे ग्रीन और एरर पे रेड आ गया। तो कलर भी डिस्प्ले हो गया, कंटेंट भी डिस्प्ले हो रहा है और बटन्स भी डिस्प्ले हो रहे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉडल सर्विस डॉट शो वार्निंग ये फंक्शन कॉल करके हम मॉडल को डिस्प्ले कर रहे थे और ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे। अब यूज़र ने समझ लो यहाँ पे क्लिक कर दिया ओके, तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कब यूज़र क्लिक करेगा, कभी भी हो सकता है। तो वो एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है, तो उसके लिए हम सीधा यहाँ से वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टेंट नहीं है, वो कभी भी रिटर्न हो सकती है वैल्यू। तो उसके लिए हमें वापस से एक ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा और हम उस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करेंगे वापस। जैसे ही कोई रिस्पॉन्स का बटन क्लिक होगा उस ऑब्जर्वेबल में वैल्यू आ जाएगी और हमने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट बना देता हूँ रिस्पॉन्स बोल के। ये देखिए मॉडल रिस्पॉन्स सेम है सब्जेक्ट, बस ये रिटर्न करेगा मॉडल रिस्पॉन्स। अब इसका रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है वो भी हमें इस model.ts में बनाना होगा। रिस्पॉन्स का सिंपल मतलब है कौन सा बटन क्लिक किया, तो ये रिस्पॉन्स हमने बना दिया और यहाँ पे उसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ मैं। तो ये हो गया मॉडल रिस्पॉन्स का सब्जेक्ट। अब जब भी हम कोई मॉडल शो करने का मेथड कॉल करेंगे तो वो रिटर्न करेगा ये रिस्पॉन्स का ऑब्जर्वेबल। अब यहाँ पे देखिए मैंने हर एक मेथड का भी रिटर्न टाइप सब्जेक्ट कर दिया और यहाँ पे रिटर्न ऐड कर दिया है, जिससे कि क्या होगा, आप सभी शो वार्निंग शो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेंगे। अब वो ऑब्जर्वेबल जो है हम जहाँ से भी ये मॉडल हमने कॉल किया वहाँ पे सब्सक्राइब कर देंगे। अब शो वार्निंग के लिए करता हूँ मैं, तो जब भी हम रिस्पॉन्स क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जर्वेबल में जो रिस्पॉन्स है वो सेंड करेंगे और यहाँ पे हमने सब्सक्राइब किया तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। जो भी कोड लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि .html फाइल में बस एक मॉडल का एक सेक्शन बना देता हूँ जहाँ पे हमें दिखेगा कि कौन सा मॉडल क्लिक हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है जिसकी वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल से बाइंड किया है रिस्पॉन्स। अब ये नाम का वेरिएबल जो है अभी हम टाइपस्क्रिप्ट में बना देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रखेंगे और जब भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे। रिस्पॉन्स मॉडल रिस्पॉन्स को एरे के हिसाब से यूज़ करेंगे और ये इसमें पास कर देंगे, यानी कि स्ट्रिंग में हमारे पास रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वो रिस्पॉन्स हमें सेंड भी करना होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। अब बटन्स जो है हमारे मॉडल्स की HTML फाइल में, तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे एक फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम एक बटन क्लिक करेंगे तो वो क्लोज मॉडल मेथड कॉल किया है, ओके क्लिक किया तो ओके सेंड करेंगे, येस नो या फिर कैंसिल। अब यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट डाल देता हूँ जो कि चेक करेगा कौन सा टाइप आया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है मॉडल रिस्पॉन्स बोल के और इनिशियल वैल्यू नन रख दी और स्विच स्टेटमेंट डाल दिया। क्लोज हुआ तो कैंसिल कर देंगे, अगर ओके हुआ तो ओके येस नो या फिर कैंसिल रहा तो कैंसिल। अब ये क्लोज वाला जो है वो क्लोज बटन है जो कि ये एक्स वाला बटन है इसमें। तो सेम फंक्शन जो है मैं कॉपी करता हूँ, क्लोज लिख देंगे। तो क्लोज हुआ तो भी कैंसिल जाएगा, कैंसिल हुआ तो भी कैंसिल ही जाएगा और फिर लास्ट में उसको हम पुश कर देंगे इसमें और यहाँ पे मॉडल रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। कन्फर्मेशन में गया, अब यस क्लिक किया तो यहाँ पे यस लिख के आना चाहिए। यस क्लिक किया लेकिन नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो यहाँ पे मैंने सिर्फ वार्निंग के लिए सब्सक्राइब करके रखा था, बाकी तीनों के लिए नहीं। तो उसके लिए भी मैं एक डाल देता हूँ। तो अब चारों के लिए कॉपी कर दिया है पेस्ट। अब कन्फर्मेशन पे जाके यस क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे यस आ गया, नो क्लिक करूँगा तो नो आ गया, कैंसिल किया तो कैंसिल और ये किया तो भी कैंसिल। अब देखिए जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये एनिमेशन नहीं हो रहा है और इस पर यस पे क्लिक करने के बाद ये बंद भी होना चाहिए। तो वो एनिमेशन हम अभी डाल देंगे CSS में। अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये जो पूरा मॉडल है इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन करनी है। पहले हमने विजिबल की थी ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया था जिसकी वजह से ये दिख रहा है हमें। अभी डिस्प्ले नन कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब यहीं पे
और CSS में एक क्लास डाला था डिस्प्ले। उसी तरीके से मैं एक क्लास बना देता हूँ। रिमूव का क्लास आएगा तो डिस्प्ले नन कर दो, यानी कि दिखेगा ही नहीं वो। अब ये क्लास हमें डायनामिकली ऐड करना है। तो कब ऐड करना है? जब भी कोई बटन क्लिक होगा तब। इसकी जो वैल्यू है इसमें जो ऑलरेडी थी वो ओवरराइड करके हम रिमूव डाल देंगे, तो जो भी थी वो निकल जाएगी और रिमूव बच जाएगा। जैसे ही ऐड होगा वो बंद हो जाना चाहिए। अभी कन्फर्मेशन येस पे क्लिक किया, देखिए बंद हो गया। कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है, तो अब एनिमेशन डालता हूँ मैं। तो एनिमेशन जो है वो हम पूरा CSS में डालेंगे। तो अब देखिए एनिमेशन हम किस तरीके से डालेंगे कि जब भी हम कोई बटन क्लिक करेंगे तो इनिशियली इसकी जो स्केलिंग है वो 0 होने वाली है, जिसकी वजह से ये मॉडल दिखेगा नहीं। और कुछ मिली सेकेंड के बाद, यानी कि वो ड्यूरेशन हम सेट करेंगे, कुछ मिली सेकेंड के बाद ये हो जाएगा स्केल 1। अब स्केल 1 हो गया मतलब जो अभी इसकी ओरिजिनल साइज़ है उसमें आ जाएगा। लेकिन 0 से लेके 1 तक आने में जो टाइम लगेगा उसी को हम एनिमेशन कहेंगे। अब वही चीज़ हमें CSS में डालनी है। तो उसके लिए पहले हमें की फ्रेम बनाना पड़ेगा। की फ्रेम्स, इसका नाम देंगे डिस्प्ले मॉडल। इसके अंदर हम अलग अलग की पॉइंट्स डाल सकते हैं, एक इनिशियल स्टेट और एक लास्ट स्टेट, यानी कि जो अभी फाइनल स्टेट दिख रही है वो। तो उसके लिए 2 कीवर्ड्स है यहाँ पे, फ्रॉम और टू। ट्रांसफॉर्म स्केल 0, ट्रांसफॉर्म स्केल 1। ये क्या है? ये एनिमेशन की एकदम शुरुआत का टाइम जो होगा उस समय स्केलिंग 0 होगी, और जो फाइनल पॉइंट होने वाला है एनिमेशन का उसमें स्केलिंग 1 हो जाएगी। और इन दो के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है 0 से लेके 1 तक, वो इंस्टेंट नहीं होगा, उसका हमें टाइम सेट करना है। ये जो मॉडल्स नाम का क्लास लगाया था हम लोगों ने, एनिमेशन नेम में वो जो एनिमेशन था उसका नाम डाल देंगे, ताकि हम अलग अलग एलिमेंट्स पे सेम एनिमेशन लगा सकें। ड्यूरेशन जो है वो हम 250 मिली सेकेंड रखेंगे। तो ये 2 चीज़ें अब लग गई। अब मैं एक वार्निंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 250 मिली सेकेंड में ये स्केलिंग 0 से लेके स्केलिंग 1 तक जा रहा है, जिसकी वजह से वो एनिमेशन का इफेक्ट आ रहा है। तो अब सभी के लिए वो लग जाएगा। अब इसका जो पोजीशन है वो राइट में नहीं, हमें सेंटर में चाहिए, तो वो मैंने बस टेस्ट के लिए यहाँ पे डाल दिया था। तो इसको मैं हटा दूंगा अभी, डिस्प्ले प्लेस आइटम्स सेंटर। अब देखिए वार्निंग ये बीच में आ गया, ओके। इंफॉर्मेशन बॉक्स, तो अब ये मॉडल्स बराबर काम कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से इसका कोड था। अब देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया, अब समझ लो हमने कोई दूसरा कंपोनेंट बना दिया और वहाँ पे हमें मॉडल डिस्प्ले करना है। तो हमें सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर ये मॉडल सर्विस इंजेक्ट करो, और दूसरी चीज़ कि ये शो वार्निंग का मेथड कॉल कर दो और उससे सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे और फिर जो रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से जो लॉजिक लिखना है वो लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं दे दूंगा। और अगर आपको कोई और भी रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर वीडियो बनाना है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे।